आज हम मेगास्थनीज की कृति इंडिका के बारे में बात करेंगे। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत आगमन के पूर्व वह अराकोसिया, जिसे आजकल कंधार का क्षेत्र कहलाता है, वह वहाँ के शासक के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस के द्वारा अराकोसिया के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दिए जाने के बाद मेगास्थनीज को उसने भारत में अपना दूत बनाकर भेजा। मेगास्थनीज उत्तर पश्चिम के जिस मार्ग से चलकर पाटलिपुत्र पहुंचा था, उसकी लंबाई लगभग उसने 10,000 स्टेरिया बताया है, लगभग जो 10 स्टेरिया बराबर 1 मील होता है। मेगास्थनीज ने भारत के लगभग 14 वर्ष का समय बिताया और अपने भारतीय संस्मरणों को इंडिका नामक एक पुस्तक में संकलित किया। इंडिका आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होता है। परिवर्तन युगीन क्लासिक लेखक स्ट्रैबो एरियन या डायोडोरस आदि के ग्रंथों में मेगास्थनीज और उनके इंडिका के जिस उद्धरणों का उल्लेख हुआ है, उसी का संकलन कर मेगास्थनीज के इंडिका की एक रूपरेखा मोटे तौर पर तैयार की गई है। इसके बिखरे हुए अंशों को डॉक्टर सॉनबैक ने 1846 ईस्वी में संकलित कर प्रकाशित किया, जिसका नाम मेगास्थनीज इंडिका रखा गया। इराका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराने का श्रेय मैक्रिंडल को जाता है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत पृथ्वी की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के करीब स्थित है। उसके अनुसार भारत में 58 नदियों का अस्तित्व है। इसमें भारत की आकृति अनियमित और समचतुर्भुज बताया है। उसने भारतीय खनिज संपदा का भी वर्णन किया है। यहाँ सोना व चांदी काफ़ी मात्रा में होता था। इसके अलावा यहाँ तांबा, लोहा, टिन व दूसरी धातुएं भी मिलती थी। उसने लिखा है कि लंका में भारत में अधिक सोना निकलता था, जहाँ मोती भी अधिक होते थे। उसने मोती निकालने की एक विधि की भी जानकारी दी है। उसने सिलाल नामक एक ऐसी नदी का जिक्र किया है जिसमें कुछ भी तैर नहीं सकता। भारतीय पशुओं में मेगास्थनीज हाथियों की विशेष रूप से प्रभावित था। उसने भारतीय हाथी को अफ्रीकन हाथी की तुलना में ज़्यादा बलिष्ठ बताया है। लंका के हाथी तो और भी बड़े होते थे। उसने अनुसार हाथी को सहज ही पालतू बनाया जा सकता था, क्योंकि वे बहुत सीधे व सैन्य प्रवृत्ति के थे। मानो उसने मनुष्य सी विवेक शक्ति है। हाथियों के बाद यूनानी ग्रंथों के बंदरों और सांपों का भी वर्णन मिलता है। ऊपरी झेलम के जंगलों में असाधारण प्रकार के लंगूर भी पाए जाते हैं। यूनानी आक्रांता सिकंदर की भी इन बंदरों से मुलाकात हुई थी। मेगास्थनीज ने सांपों का भी विशेष अजगरों के विषय में लिखा है कि वे समूचे 12 सिंगे व बैल को निगल सकते थे। सिकंदर अपने साथ बड़े कुशल सपेरों के दल को भी लाया था, ताकि अगर उसके किसी सैनिक को सांप काटे तो वह उसे ठीक कर ले। मेगास्थनीज ने कार्टजनम नामक एक सींग वाले घोड़े को देखा। पक्षियों में तोता व मोर से वह विशेष रूप से प्रभावित था। भारतीय मोर की सुंदरता से सिकंदर इतना प्रभावित था कि उसने आदेश दिया कि अगर कोई मोर को मारेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। तोते के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि वे बच्चों की तरह बोलते थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बेहतरीन विश्लेषण किया है। उसने यह पालिब्रोमथा कहता है। उसके अनुसार सोना व गंगा नदी संगम पर बसा यह शहर सबसे बड़ा है। यहाँ के उद्यानों में पालतू मोर व चकोर रखे जाते थे। इनमें विभिन्न प्रकार के पेड़ भी लगाए जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार इसमें जैतून का पेड़ नहीं था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। रोमिला थापर के अनुसार इन 7 वर्गों का क्रम इस प्रकार था: पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा सैनिक, चौथा अहीर, पांचवा कारीगर, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज का यह सप्तवर्गीय विभाजन मेगास्थनीज ने पेश के आधार पर किया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज का यह सप्तवर्गीय विभाजन मेगास्थनीज ने पेशे के आधार पर किया था। मेगास्थनीज यह भी बताता है कि इन 7 वर्गों में सर्वाधिक संख्या कृषकों का था, उनके बाद सैनिकों का था। किसानों का युद्ध में भाग लेना अनिवार्य नहीं था। इसके अलावा उन्हें अन्य सेवाओं में भी छूट मिलती थी।
वे अपना समय कृषि कार्यों में ही देते थे। कृषक शांत प्रवृत्ति के थे। राज्य की ओर से उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती थी। युद्ध के समय वे भी निश्चित होकर कार्य करते थे। सैनिक की शांति काल में मौज मस्ती करते थे। उन्हें इच्छा वेतन मिलता था। मेगास्थनीज के अनुसार चौथा वर्ग शिल्पकार तथा व्यापारी का था, जो कि राजा को कर देने वाला एकमात्र वर्ग था। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय आबसून के चिकने बेबलों से अपने शरीर की मालिश करवाते थे। भारतीय कई सदियाँ करते थे। कुछ शादियों का उद्देश्य संतान की प्राप्ति, जबकि कुछ का उद्देश्य भोग था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय अधिक खर्चीले थे। इनका आचार व्यवहार साधु की भांति था और जीवन सुखी था। वे भोजन का कोई निश्चित समय नहीं था। सबको जब भूख लगती थी तब खाना शुरू कर देते थे। केवल यज्ञों को छोड़कर प्रायः वे शराब का सेवन नहीं करते थे। वे पशुओं को चाकू या छुरी से नहीं मारते थे, अपितु गला घोट देते थे ताकि देवताओं को समूचे पशु की भेंट दी जा सके। मेगास्थनीज के अनुसार चोरी बहुत कम होती थी। दंड विधान कड़ा था। झूठी गवाही के लिए अंग भंग और किसी शिल्पी को उसके हाथों या आंख से वंचित करने पर मृत्यु दंड की सजा का विधान था। दूसरे लोगों को शरीर क्षति पहुंचाने पर अपराधी को न तो केवल आंख के बदले आंख के न्याय के अनुसार दंडित होना पड़ता था, बल्कि उसके हाथ भी काट दिए जाते थे। मेगास्थनीज का यह मानना है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। वह सभी भारतीयों को स्वतंत्र बताता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते, क्योंकि भारतीय अकाल से पहले ही उसकी तैयारी कर लेते थे। उसके अनुसार भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं थे। मेगास्थनीज ने भारतीयों को धार्मिक भावनाओं पर भी प्रकाश डाला है। उसके अनुसार भारतीय डायनोनिसियस शिव व हेराक्लीज कृष्ण की पूजा करते थे। मेगास्थनीज ने मौर्यों के शासन प्रणाली की भी चर्चा की है, जिससे 3 शीर्षकों के अंतर्गत दिखलाया जा सकता है: ग्राम प्रशासन, नगर प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के लिए मेगास्थनीज ने जिन एक समान पद की बात की है वह एग्रोनोमाई है, जो कि सिंचाई व जमीन की पैमाइश को देख रेख करते हैं। शिकार की व्यवस्था तथा वन संबंधी कानून को पालन करते व कराते थे व कर वसूल करते थे, और सड़कों की देख रेख भी करते थे। वे सड़कों पर 10 स्टोरिया की दूरी पर एक सूचक पत्थर खड़ा करते थे। नगर प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी मेगास्थनीज ने एस्टीनोमाई कहा है। पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। इस व्यवस्था में कुछ असामान्य मामलों को देखने के लिए 6 समितियां मिलकर कार्य करती थी, जैसे सार्वजनिक भवनों का अनुकरण करना, मूल्यों का नियमन करना, बाजारों व बंदरगाहों के साथ साथ मंदिरों के देख रेख करना आदि। सेल्यूकस निकेटर के नौसेना अध्यक्ष पेट्रोक्लिस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के नौसेना अध्यक्ष Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's